हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित चौरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। नेम ऑफ चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक गांव है, उसके बारे में एक स्टोरी है। इस स्टोरी और चैप्टर का पर्पज है आप सबको रूरल इकोनॉमी और प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझाना। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इट मींस ये एक इमेजिनेशन है। ये रियल में कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका गांव हो सकता है, मेरा गांव हो सकता है, या कोई भी इंडिया का गांव हो सकता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कैसे किसी गांव की इकोनॉमी फंक्शन करती है, ये हम पालमपुर विलेज के थ्रू जानेंगे। पालमपुर विलेज का जो डिस्क्रिप्शन दिया है इस चैप्टर में, उसके हिसाब से दिस विलेज हैज वेल कनेक्टेड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एवरीथिंग। इस गांव की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। इसके अलावा इस गांव में कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, दे नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम उन सभी टाइप के रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सब हेडिंग की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ वर्ड आया है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी चीज प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, किसान का प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स, किसान क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। कारपेंटर का प्रोडक्शन होता है कोई लकड़ी का सामान, कोई बेड बनाएगा, चेयर बनाएगा, राइटिंग बोर्ड्स बनाएंगे। ऐसे ही किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है कोई पेन या मोबाइल या लैपटॉप। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। कोई चीज प्रोड्यूस करने को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो कोई भी जो प्रोडक्शन होता है उसके पीछे 4 फैक्टर्स काम करते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स। क्या है वो 4 फैक्टर्स? चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला फैक्टर है लैंड। कोई भी काम करने से पहले हमें लैंड चाहिए, यानी भूमि चाहिए। किसान है, हल जोतना है, जमीन चाहिए। कोई शॉपकीपर है, उसे शॉप लगानी है, उसके लिए जमीन चाहिए। कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए जमीन चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट यानी पहला फैक्टर क्या होगा किसी प्रोडक्शन के लिए? लैंड। ठीक है, ये लैंड खरीदी भी जा सकती है और ये हायर भी की जा सकती है। किसी के पास पैसे हैं तो खरीद सकते हो, वरना आप हायर कर सकते हो, किराए पे ले सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर। इट मींस पीपल हु विल डू द वर्क। लोग जो काम करेंगे उसी को लेबर बोलते हैं। आपने लैंड ले लिया है, उसके बाद काम शुरू कर रहे हो तो लेबर भी चाहिए। वो लेबर आप खुद भी हो सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप हायर भी कर सकते हो लेबर्स को। थर्ड फैक्टर इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब पूंजी, पैसा। बिना पैसे के कोई भी धंधा शुरू नहीं हो सकता है, कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। मैक्सिमम प्रोडक्शंस के लिए आपको फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पूंजी की जरूरत है। किसी बिजनेस में कम पूंजी लगानी पड़ती है आपको शुरू में, किसी में ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। तो ये जो फिजिकल कैपिटल है, ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। ये जो फिक्स्ड कैपिटल है, ये वो पूंजी होती है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, और ये बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। फॉर एग्जांपल, किसान के लिए फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया? एक ट्रैक्टर। उसने ट्रैक्टर खरीदा, वो कई सालों तक चलेगा, लेकिन वो एक बड़ी पूंजी है। इसी प्रकार से कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, वो सारी फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होंगी। इसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? ये छोटी छोटी पूंजी होती है, पर आपको जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा ये वर्किंग कैपिटल भी साथ में लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसान के लिए वर्किंग कैपिटल क्या हुई? किसान के लिए वर्किंग कैपिटल होगी इन्वेस्टमेंट इन सीड्स। आप दाने खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो, ये सारे वर्किंग कैपिटल में आएंगे। ऐसे ही किसी फैक्ट्री के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होगा? कच्चा माल, रॉ मटेरियल आप खरीदते हो और उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाते हो। तो जो ये आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसमें जो पैसा लगा रहे हो वो लगेगा वर्किंग कैपिटल वाला पैसा। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आया फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का? नहीं आया तो 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्यूबवेल लगाया है किसान ने, तो ट्यूबवेल किस में आएगा? फिक्स्ड कैपिटल में आएगा कि वर्किंग कैपिटल में आएगा? ट्यूबवेल भारी रकम है, और जो ट्यूबवेल है वो कई सालों तक उसके पास रहने वाला है, इसके लिए ट्यूबवेल क्या हुआ? फिक्स्ड कैपिटल। बट उस ट्यूबवेल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जो उसको हर महीने देना पड़ेगा, वो किस में आएगा? वो आएगा वर्किंग कैपिटल में। ऐसे ही किसी ने शुगर केन जूस बनाने की कोई मशीन लगाई है, तो जो उसने मशीन खरीदी है वो किस में आएगा? फिक्स्ड कैपिटल में। बट जब मशीन लगाने के बाद जब वो इस बिजनेस को रन कर रहा है, तो जब वो गन्ने खरीद रहा है तो गन्ने किस में आएंगे? वर्किंग कैपिटल में। उस मशीन में कुछ टूट फूट हो रही है, कुछ ऑयलिंग की जरूरत है, वो सब पैसा किस में लग रहा है? वर्किंग कैपिटल में लग रहा है। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल।
यानी कि उस प्रोडक्शन के लिए नॉलेज। अब आपके पास लैंड भी आ गया है, लेबर भी आपके पास आ गई है, आपके पास पूंजी भी है, बट आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो क्या आपका वो प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, आपके पास लैंड भी है, आपके पास फैक्ट्री भी आ गई, आपके पास लेबर भी है, आपके पास पूंजी भी है, पर मोबाइल बनाने का नॉलेज नहीं है, तो आप वो प्रोडक्शन मोबाइल का नहीं कर सकते। इसलिए आपको नॉलेज चाहिए, यानी ह्यूमन कैपिटल चाहिए। वो किससे आएगी? वो आएगी ट्रेनिंग और एजुकेशन से। तो चलिए चलते हैं अपने गांव फिर से पालमपुर में। तो अब हम देखेंगे पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है लैंड इज फिक्स्ड। फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है बुक में कि पालमपुर में जो लैंड है, कल्टीवेशन लैंड, वो फिक्स्ड है, ठीक है। 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्म एक्टिविटीज। 75% वर्किंग लोग फार्मिंग एक्टिविटीज में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया सिंस 1960। 1960 में जितने लैंड पे इस गांव के लोग फार्मिंग कर रहे थे, आज भी उतने ही लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं। देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया। कल्टीवेशन एरिया का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उतना ही है, वो फिक्स्ड है वो लैंड, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं टेबल 1.1 जो अपनी बुक में दिया हुआ है। टेबल 1.1 को देखो, ये इंडिया का डेटा दिखा रहा है, पालमपुर का डेटा नहीं है ये, ठीक है। इंडिया का डेटा क्या दिखा रहा है? 1950 से 51 में पूरे इंडिया में कल्टीवेशन एरिया था 129 मिलियन हेक्टेयर। कितना था? 129 मिलियन हेक्टेयर। उसके लगभग 40 साल के बाद 1990 से 91 में ये जो कल्टीवेशन एरिया है ये हो गया 157 मिलियन हेक्टेयर। 129 मिलियन हेक्टेयर से 40 साल में बढ़ के हो गया 157 मिलियन हेक्टेयर। पहले 129 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती थी इंडिया में, उसके बाद 1990 में 157 मिलियन हेक्टेयर में खेती होने लगी। अभी हम देखते हैं 2014-15 का लेटेस्ट डाटा दिखाया गया है कि 1990 से लेके 2014-15 तक ये जो एरिया है कल्टीवेशन एरिया, ये बढ़ा ही नहीं बल्कि 2 मिलियन हेक्टेयर कम हो गया है। यानी आज के दिन जो हमारे कंट्री में खेती होती है वो होती है 155 मिलियन हेक्टेयर में। यानी कि बेसिकली 2 मिलियन हेक्टेयर हम खेती वाली जमीन और किसी पर्पज में यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज लग गई होंगी, कोई टाउनशिप्स बन गई होंगी, बेसिकली 2 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेशन एरिया कम हो गया है। सो लैंड फिक्स्ड है, तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम सेम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन ले सकें? तो नेक्स्ट सब हेडिंग है इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ तरीके हैं। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग एंटायर ईयर। पूरे साल में एक ही लैंड पर बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाएं बारी बारी, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में हम खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप उगाते हैं। कौन कौन सी है खरीफ क्रॉप्स? ज्वार, JOWAR, ज्वार, बाजरा। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में पोटैटोज उगा सकते हो। देन विंटर्स में रबी की क्रॉप्स, RABI, रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल वीट उगा सकते हो। मतलब कि एक लैंड के ऊपर साल में आप अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आज के दिन ऐसा हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज। पहले जमाने में जब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी तब किसान रेन पे डिपेंडेंट होता था, यानी कि ओनली जो रेनी सीजन की क्रॉप्स हैं वही उगाई जाती थी। बाकी सीजन्स में भी उगाते तो थे, बट अगर बारिश हुई तो फसल बनेगी, बारिश अगर नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाती थी। बट आज के दिन पालमपुर के लोग भी ऐसा कर सकते हैं और नॉर्थ इंडिया में बहुत से गांव ये फॉलो कर रहे हैं कि 2-3 क्रॉप्स उगाते हैं पूरे साल के दौरान ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज। पहले ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए पहले पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे लोग कुएं से पानी निकालने के लिए। पर्शियन व्हील देखा है बच्चों कभी? कैसा होता है पर्शियन व्हील? ऐसा दिखता है पर्शियन व्हील। ये व्हील बैलों की सहायता से या मैकेनिकल वर्क से इस व्हील को घुमाते थे और कुएं से पानी निकालते थे, पर ये पानी बहुत ही कम मात्रा में निकलता था। ऑफ सीजन्स में जब बारिश नहीं होती थी तो पर्शियन व्हील से थोड़ा बहुत पानी निकाल के किसान अपने घर लायक फसल उगा लेता था, पर वो इतनी फसल नहीं होती थी कि उसको मार्केट में बेचा जा सके। आज के दिन इरिगेशन फैसिलिटीज आ गई हैं, ट्यूबवेल्स लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, तो लोग
3 सीजन्स की फसल उगा सकते हैं। बट बच्चों, इंडिया के सभी गांवों में इतना अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं है जैसा कि पालमपुर में भी हो गया है। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, जिनमें ट्यूबवेल्स खोदे ही नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू अपना जो है इंडिया में, वो डेक्कन प्लेटू इतना मोटा है कि वहाँ पे आप आसानी से कुएं नहीं खोद सकते हो, ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते हो। तो ऐसी जगह पर किसान एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वहाँ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आपको एक बात और बता दूं, इंडिया का जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है उसका सिर्फ 40% ही इरिगेटेड है। बाकी का 60% कल्टीवेटेड एरिया आज भी रेन पर डिपेंडेंट है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा दूसरा क्या तरीका है जिससे हम ज़्यादा फसल ले सकते हैं? वो तरीका है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। नए नए फार्मिंग मेथड्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं खेतों में। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मशीनरी, नई नई मशीनरी आ गई है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी, ऐसे सीड्स जो बहुत ज़्यादा यील्ड देते हैं, बहुत ज़्यादा उपज देते हैं, ऐसे सीड्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके हम क्रॉप्स को न्यूट्रिशन देते हैं और क्रॉप्स जल्दी बढ़ती हैं और ज़्यादा अनाज बनता है। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स। बहुत सारी फसल पेस्ट खा जाते थे पहले, बट आजकल अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड्स आ गए हैं जिससे हम पेस्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जब पेस्ट कंट्रोल कर लेंगे, पेस्ट अगर क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर रहे हैं तो क्रॉप्स ऑटोमेटिकली हमारी ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल कैनाल्स, ट्यूबवेल्स। पहले कैनाल्स नहीं होती थी, आजकल ऐसी ऐसी जगह राजस्थान में भी, आप बाड़मेर, बीकानेर में भी कैनाल्स के थ्रू पानी आ गया है। वहाँ के किसान भी अभी फसल उगा सकते हैं। तो कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं। इसको बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जितने ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ रहे हैं उतनी ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। 60s के बाद से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किसानों को दिए गए, तो इसलिए कंट्री में क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। बट इनिशियल में ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, इसलिए सिर्फ वो किसान इसको अफोर्ड कर पाए जिनके पास पहले से पैसा होता था। इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को इनिशियल में ज़्यादा फायदा हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से। अब अगला सवाल ये बनता है कि जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है, इससे लैंड पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? विल द लैंड सस्टेन? क्या हमारा लैंड सस्टेन कर पाएगा? तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है तब से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है। सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। क्यों? बिकॉज किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर रहे हैं। दिस ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल फॉर सॉइल इन लॉन्ग रन। ये फर्टिलाइजर्स ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए यूजफुल होते हैं, उन बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसलिए लॉन्ग रन में सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर जाती है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लगातार ट्यूबवेल से पानी निकालने के कारण वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल डिप्लीट होने का मतलब जहां पर पहले कुआं खोदने पर 20-25 फुट पे पानी मिल जाता था, आज के दिन 40-50 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो वाटर लेवल है जमीन के अंदर, वो वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, ऊपर का पानी किसान निकालते जा रहे हैं। पर अगर ऐसा करते रहे तो फ्यूचर में ये वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। इस सॉइल फर्टिलिटी और वाटर टेबल को रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये सॉइल फर्टिलिटी और जो वाटर टेबल है ये धीरे धीरे सदियों में बने हैं और इसको हमने पिछले कुछ सालों में ही बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। अब जो ये सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, इसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। अब इस प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने के लिए किसान और ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा इरिगेशन कर रहे हैं। इससे किसानों का प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, सॉइल भी फर्दर डैमेज हो रही है। तो आज की रिक्वायरमेंट ये है कि हम फिर से ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की तरफ देखें और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, गोबर की खाद है, उसको फिर से इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को अगर थोड़ा रिड्यूस करें तो कुछ सालों में सॉइल फर्टिलिटी वापस आ सकती है। तो अब देख लेते हैं कि हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि पालमपुर में अप्रोक्सीमेटली 450 फैमिलीज हैं। 450 फैमिलीज में 150 फैमिली ऐसी हैं जो दलित फैमिलीज हैं और दे आर मोस्टली लैंडलेस, उनके पास तो जमीन है ही नहीं। उसके बाद जो 300 फैमिलीज बच गई उसमें से भी 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। 2 हेक्टेयर कुछ भी नहीं होता।
2 हेक्टर में आप सिर्फ उतना ही अनाज उगा सकते हो जितना कि आप सिर्फ फैमिली का भरण पोषण कर सको। आप मार्केट में उसको बेच के पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो बाकी जो फैमिलीज बच गई उनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा लैंड है, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज्यादा लैंड। इसका मतलब क्या है, जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्मर्स के बीच में। इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हर किसान के पास सेम अमाउंट ऑफ लैंड होगा, बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब किसी किसान के पास कम लैंड है, किसी के पास ज्यादा लैंड है, किसी के पास है ही नहीं। ऐसी पालमपुर की कहानी लगभग हर गांव में होती है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक किसान है गोविंद, गोविंद के पास 2.25 हेक्टर जमीन है, 2.25 हेक्टर जमीन, ठीक है। उसके पास इतनी जमीन है कि सिर्फ वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी इनकम बढ़ाने के लिए उसने एक भैंस खरीद ली और उसका दूध बेच के थोड़ी बहुत इनकम कर लेता है। बट जब गोविंद एक्सपायर हुआ तो इसकी लैंड इसके 3 बेटों में बट गई, और 3 बेटों में बटने के बाद कितनी आई, 0.75 हेक्टेयर एक बेटे को मिली, दूसरे को भी 0.75 हेक्टेयर और तीसरे को भी 0.75 हेक्टेयर। तो इतनी सी जमीन में अब चाहे ये कैसे ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपना ले, ये इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट में जाए। इसलिए ये अब ऑफ सीजन में मजदूरी का काम करते हैं। तो जो किसान जो परिवार है वो धीरे धीरे मजदूरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो अपने क्रॉप के सीजन में तो खेती करते हैं, साथ ही जब ऑफ सीजन आता है तब वो मजदूरी का काम भी करने लग गए हैं। बच्चों, ऐसी कंडीशन हमारे देश में लाखों किसानों की हो गई है जिनके खेत छोटे होते जा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है और धीरे धीरे उन्होंने नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ रुख कर लिया है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर को। वी ऑल नो दैट फार्मिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो जो छोटे किसान हैं वो तो खुद ही मेहनत कर लेते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प ले लेते हैं और अपने खेतों में अनाज उगाते हैं। पर जो बड़े किसान हैं जिनके फार्म्स बहुत बड़े बड़े हैं वो हायर करते हैं लेबर्स। ये लेबर्स आते कहाँ से हैं? तो अगर हम पालमपुर या किसी भी गांव की बात करें तो उस गांव में कुछ लैंडलेस फार्मर्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखे 450 फैमिलीज में से लगभग 150 फैमिलीज दलित फैमिलीज थी, वो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं। वो इन बड़े फार्म्स में आके काम करते हैं। नेक्स्ट देर आर स्मॉल फार्मर्स, जैसे कि हमने देखा गोविंद के बच्चे, जो गोविंद हमने देखा ना जिसके बच्चों के पास 0.75 हेक्टर जमीन आई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ऑफ सीजन में मजदूरी करनी पड़ेगी। ऑन सीजन में भी वो बड़े बड़े किसानों के पास जाके काम मांगते हैं, क्योंकि अपना काम तो जल्दी से निपटा लेते हैं बिकॉज उनके खेत बहुत छोटे हैं। तो बाकी टाइम में वो बड़े किसानों के खेतों में जाके काम करते हैं। तो ये जो लेबर्स हैं इनका क्रॉप के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। दे डोंट हैव एनी राइट ऑन द क्रॉप, ठीक है। क्रॉप पे अधिकार नहीं होता। इनके बदले इनको क्या मिलता है? इसके बदले इनको मिलता है वेजेस। दैट वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। उनको कैश भी मिल सकता है या फिर इन काइंड भी वेजेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको कुछ सामान दे दिया, थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, या इनको कोई और फेवर दे दिया, ठीक है। नाउ दीज वेजेस ऑल्सो वेरी वाइडली। किसी के वेजेस कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन क्रॉप। कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, उसके बाद कौन सी आप एक्टिविटी कर रहे हो। आप सोइंग कर रहे हो, आपको अलग रेट्स मिलेंगे। आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको अलग रेट्स मिलेंगे। दे ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन। आप बिहार में जाओगे आपको कम रेट मिलेंगे, आप पंजाब, हरियाणा, यूपी इस साइड में काम करोगे तो आपको ज्यादा रेट मिलेंगे। इसीलिए तो बिहार साइड के जो मजदूर हैं वो पंजाब, हरियाणा, यूपी इस साइड में माइग्रेट करते हैं ताकि इनको यहाँ ज्यादा वेजेस मिल सके। वेजेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। अगर आपको 1 दिन के लिए हायर किया गया तो आपके वेजेस अलग होंगे, आपको 1 महीने के लिए हायर किया है तो आपके वेजेस अलग होंगे, पर अगर आपको 1 साल के लिए बुक कर लिया गया तो आपके वेजेस अलग होंगे। तो इसलिए ये वेजेस भी वेरी करते रहते हैं। इन गरीब किसान मजदूरों की भी मजबूरी होती है और इनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है कई जगह पर। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक लैंडलेस फार्म लेबरर है डाला। उस डाला को मजदूरी मिलती है दिन की 160 रुपए। बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कहा गया है कि मिनिमम आप 300 रुपए किसी भी मजदूर किसान को दोगे। पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया और मजदूर कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो गए। तो इस तरीके से उनका कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अभी चलते हैं पालमपुर की फार्मिंग के 6th सब हेडिंग पे। 6th सब हेडिंग क्या कह रही है? कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। वी ऑल नो दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। पर ये पूंजी आती कहाँ से है? बड़े किसान तो सेविंग कर लेते हैं, उनकी क्रॉप प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उनको सरप्लस मिल जाता है। पर छोटे किसानों का क्या? छोटे किसान डिपेंड होते हैं बोरोइंग पे। वो बोरो करते हैं बड़े फार्मर्स से, मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से, और इसके बदले दे हैव टू पे वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स।
एक स्टोरी दी गई है सविता की। सविता के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है और उसमें भी उसको खेती करने के लिए जो इक्विपमेंट्स है उसमें रिपेयर की जरूरत है। तो वो एस्टिमेट लगाती है कि लगभग उसको 3000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी उन रिपेयर्स के लिए। सो वो एक बड़े फार्मर के पास जाती है जिसका नाम है तेजपाल। अब तेजपाल उसको पैसे तो देता है परंतु उसके 24% इंटरेस्ट रेट लगाता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। साथ ही एक कंडीशन और लगाता है कि जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो आपको मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा, वो भी 100 रुपीज़ पर डे में। अब सविता को पता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम 300 रुपीज़ वेजेस बनते हैं, बट उसको उस 100 रुपीज़ में मानना पड़ता है क्योंकि उसको अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को भी पालना है और उसको कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है। वहीं तेजपाल एक बड़ा फार्मर है, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जिससे उसकी कमाई हो जाती है। साथ ही वो इन छोटे छोटे किसानों को लोन देके इनसे इंटरेस्ट भी कमाता है। तो इस तरीके से उसके पास एक बड़ी कैपिटल जमा हो जाती है जिससे वो ट्रैक्टर्स और बड़ी मशीनें खरीद लेता है। अब इन बड़ी मशीनों से भी इन छोटे मजदूरों को बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि एक एक मशीन 10-10 मजदूरों को रिप्लेस कर देती है। एक मशीन इतना काम कर देती है जितने कि 10 मजदूर करते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, जब भी ये मजदूर काम मांगने जाते हैं तो इनको काम नहीं मिलता है। मजदूर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काम बहुत कम मिलता है, इसलिए भारी कंपटीशन हो जाता है जिसके कारण इनको एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है और ये कम पैसे में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। तो चलिए अब लास्ट में आ जाते हैं पालमपुर की नॉन फार्म एक्टिविटीज पर। So first non-farm activity is dairy. Dairy is most common non-farm activity carried out in पालमपुर। पालमपुर में लोग भैंसे रखते हैं और दूध निकाल के पास के टाउन रायगंज में बेचते हैं। रायगंज में ट्रेडर्स हैं, उनके पास कलेक्शन सेंटर्स हैं, चिलिंग सेंटर्स हैं ताकि वो दूध को प्रिजर्व किया जा सके और फर्दर बड़े शहरों में बेचा जा सके। अब ये डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज पालमपुर वाले इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है। इमेजिन करो अगर वहाँ पे रोड ना हो तो क्या ये दूध टाइम पर शहर में पहुंच पाएगा? क्या इस एक्टिविटी को वहाँ के फार्मर्स कर पाएंगे? वहीं पे दूसरी एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बहुत ही लो लेवल पे होती है। या तो लोग घर में ही कुछ सेटअप कर लेते हैं या कोई फील्ड में ही कोई यूनिट रख लेते हैं और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शॉप कीपिंग में इन्वॉल्व हैं, खासकर जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं, वहाँ पे उनको कस्टमर्स अच्छे मिल जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है करीम का, KAREEM। एक पढ़ा लिखा बंदा है, इसने कंप्यूटर की क्लासेस खोलनी है अपने गांव के अंदर। साथ ही इसने 2 वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया है जो कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री लिए हुए हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि पास के टाउन में एक कॉलेज है, बच्चे इसके गांव से कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई भी करते हैं। तो इसने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाऊँ और मैं क्यों ना कंप्यूटर क्लासेज यहाँ खोल पाऊँ ताकि बच्चे यहाँ के पढ़ सके, और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। नाउ द फोर्थ एक्टिविटी इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोग इस सेक्टर में आ गए हैं। ये रिक्शा चला रहे हैं, टोंगा चला रहे हैं, जीप चला रहे हैं, ट्रक्स चला रहे हैं। खासकर वो छोटे मजदूर जिनको अच्छी वेजेस नहीं मिल पा रहे थे वो इस सेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया है स्मॉल फार्मर किशोरा का। किशोरा थोड़ा बहुत अपने फार्म से कमाता है, उसके बाद उसने एक भैंस खरीदी हुई है, भैंस का दूध बेच के थोड़ा बहुत पैसे कमाता है, और रिसेंटली उसने एक बुल्लक कार्ट खरीदा है। वो उस भैंस से जोड़ता है, कभी कभार मार्केट में जाके सामान भी ढो लेता है, तो उससे उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो हमने देखा कि कैसे स्मॉल फार्मर्स के लिए जो फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया है। उनकी कंडीशन दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है, इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनको फार्मिंग से नॉन फार्मिंग सेक्टर में शिफ्ट किया जा सके। उसके लिए ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की, वेल कनेक्टेड रोड्स की, इलेक्ट्रिसिटी की और सारी फैसिलिटीज़ की, जिससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ ये भी ज़रूरत है कि इन फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल लोन मिल सके, बैंक से लोन मिल सके सस्ती रेट्स पे, सो दैट अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। So we can see that there are a lot of opportunities in non-farm sectors which need to be supported. So ये था 9th क्लास के NCERT इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए सो दैट इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे बेस्ट आंसर हम लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।